नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का 7वां अध्याय। वरदान के सभी छठे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारे अन्य उपन्यास का लिंक भी आपको मिल जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास का 1, 2, 3, 4 और छठा अध्याय है। मतलब टोटल 6 एपिसोड्स हैं। मे बी के 5वां एपिसोड्स नहीं फाइंड आउट हो रहा, नंबर में गड़बड़ हो सकता है, पर उपन्यास पूरा है 6 वीडियोस में, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वरदान उपन्यास का छठा अध्याय। रोगी जब तक बीमार रहता है उसे सुध नहीं रहते कि कौन मेरी औषधि करता है, कौन मुझे देखने के लिए आता है। वह अपने ही कष्टों में इतना ग्रस्त रहता है कि किसी दूसरे की बात का ध्यान ही उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता। पर जब वह आरोग्य हो जाता है तब उसे अपनी सेवा करने वालों का ध्यान और उनके उद्योग तथा परिश्रम का अनुमान होने लगता है। उसके हृदय में उनका प्रेम तथा आदर बढ़ जाता है। ठीक यही दशा वृजरानी की थी। जब तक वह स्वयं अपने कष्ट में मग्न थी, कमलाचरण की व्याकुलता और कष्टों का अनुभव न कर सकती थी। निसंदेह वह उसकी खातिरदारी में कोई अंश शेष न रखती, परंतु वह व्यवहार पालन के विचार से होती थी, न कि सच्चे प्रेम से। परंतु जब उसके हृदय में से वह व्यथा मिट गई तो उसे कमला का परिश्रम और उद्योग स्मरण हुआ और यह चिंता हुई कि इस अपार उपकार का प्रत्युत्तर क्या दूं। मेरा धर्म था सेवा सत्कार से उन्हें सुख देती, पर सुख देना कैसा, उल्टे प्राण ही की ग्राहक होगी। वे तो ऐसे सच्चे दिल से मेरा प्रेम करें और मैं अपना कर्तव्य ही न पालन कर सकूं। ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी। सच्चे प्रेम का कमल बहुधा कृपा के प्रभाव से खिल जाया करता है। जहाँ रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता तथा स्वाभाविक सौजन्य प्रेम का बीज बोने में अकृत कार्य रहते हैं, वहाँ प्राय उपकार का जादू चल जाता है। कोई हृदय ऐसा वज्र और कठोर नहीं हो सकता जो सत्य सेवा से द्रवीभूत न हो जाए। कमला और वृजरानी में दिनों दिन प्रीति बढ़ने लगी। एक प्रेम का दास था, दूसरी कर्तव्य की दासी। संभव न था कि वृजरानी के मुख से कोई बात निकले और कमलाचरण उसको पूरा ना करे। अब उसकी तत्परता और योग्यता उन्हीं प्रयत्नों में व्यर्थ होती थी। पढ़ना केवल तो माता पिता को धोखा देना था। वह सदा रुख देखा करता और इस आशा पर कि यह काम उसकी प्रसन्नता का कारण होगा, सब कुछ करने पर कटिबद्ध रहता। एक दिन उसने माधवी की फुलवाड़ी से फूल चुनते देखा। यह छोटा सा उद्यान घर के पीछे था, पर कुटुंब के किसी व्यक्ति को उससे प्रेम न था, अतएव 12 मास उस पर उदासी छाई रहती। वृजरानी को फूलों से हार्दिक प्रेम था। फुलवाड़ी की ऐसी दुर्गति देखी तो माधवी से कहा कि कभी कभी इसमें पानी दे दिया कर। धीरे धीरे वाटिका की दशा कुछ सुधर चली और पौधों में फूल लगने लगे। कमलाचरण के लिए इशारा बहुत था। तन मन से वाटिका को सुसज्जित करने पर उतारू हो गया। 2 चतुर्माली नौकर रख लिए। विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और पौधे लगाए जाने लगे। भांति भांति की घासें और पत्तियां गमले में सजाई जाने लगी। क्यारियां और रविशें ठीक की जाने लगी। ठौर ठौर पर लताएं चढ़ाई गई। कमलाचरण सारे दिन हाथ में पुस्तक लिए फुलवाड़ी में टहलता रहता और मालियों की वाटिका की सजावट और बनावट की ताकीद किया करता, केवल इसलिए कि विरजन प्रसन्न होगी। ऐसे स्नेही भक्त का जादू किस पर न चल जाएगा। एक दिन कमला ने कहा, आओ तो तुम्हें वाटिका की सैर कराऊं। वृजरानी उसके साथ चली। चांद निकल आया था। उसके उज्जवल प्रकाश में पुष्प और पत्ते परम शोभायमान थे। मंद मंद वायु चल रही थी। मोती और बेले की सुगंधी मस्तिष्क को सुरभित कर रही थी। ऐसे समय में विरजन एक रेशमी साड़ी और एक सुंदर स्लीपर पहने रविशों में टहलती दिखाई पड़ी। उसके बदन का विकास फूलों को लज्जित करता था। जान पड़ता था कि वह फूलों की देवी है। कमलाचरण बोला, आज परिश्रम सफल हो गया। जैसे कुमकुमे में गुलाब भरा होता है, उसी प्रकार वृजरानी के नयनों में प्रेम रस भरा हुआ था। वह मुस्कुराई परंतु बोली कुछ नहीं। कमला, मुझ जैसा भाग्यवान मनुष्य संसार में ना होगा। विरजन, क्या मुझसे भी अधिक? कमला मतवाला हो रहा था। विरजन को प्यार से गले लगा लिया। कुछ दिनों तक प्रतिदिन का यही नियम रहा। इसी बीच में मनोरंजन की नई सामग्री उपस्थित हो गई। राधाचरण ने चित्रों का एक सुंदर एल्बम विरजन के पास भेजा। इसमें कई चित्र चंद्रा के भी थे।
कहीं वह बैठी श्यामा को पढ़ा रही है, कहीं बैठी पत्र लिख रही है। उसका एक चित्र पुरुष वेश में था। राधाचरण फोटोग्राफी की कला में कुशल थे। विरजन को यह एल्बम बहुत भाया। फिर क्या था, कमला को धुन लगी कि मैं भी चित्र खींचने का अभ्यास करूं और विरजन का चित्र खींचूं। भाई के पास पत्र लिख भेजा कि कैमरा और अन्य आवश्यक सामान मेरे पास भेज दीजिए और अभ्यास आरंभ कर दिया। घर से चलते कि स्कूल जा रहा हूँ, पर बीच ही में एक पारसी फोटोग्राफरी की दुकान पर बैठते और 3-4 मास के परिश्रम और उद्योग में इस कला में प्रवीण भी हो गए। पर अभी घर में किसी को यह बात मालूम न थी। कई बार विरजन ने पूछा भी, आजकल दिन भर कहाँ रहते हो, छुट्टी के दिन भी नहीं दिख पड़ते। पर कमलाचरण ने हाँ हूँ करके टाल दिया। एक दिन कमलाचरण कहीं बाहर गए हुए थे। विरजन के जी में आया कि लाओ प्रताप चंद्र को एक पत्र लिख डालूं, और पर बक्सा खोला तो चिट्ठी का कागज ना था। माधवी से कहा जाकर अपने भैया के डेस्क से कागज निकाला। माधवी दौड़ी हुई गई तो उसे डेस्क पर चित्रों का एल्बम खुला हुआ मिला। उसने एल्बम उठा लिया और भीतर जाकर विरजन से कहा, बहन देखो यह चित्र मिला। विरजन ने उसे चाव से हाथ में ले लिया और पहला ही पन्ना उल्टा था कि अचंभा सा हो गया। वह उसी का चित्र था। वह अपने पलंग पर चादर ओढ़े निद्रा में मग्न थी। बाल ललाट पर बिखरे हुए, अधरों पर एक मोहिनी मुस्कान की झलक, मानो मन भावना स्वप्न देख रही हो। चित्र के नीचे लिखा हुआ था, प्रेम स्वप्न। विरजन चकित, मेरा चित्र उन्होंने कैसे खिंचवाया और किससे खिंचवाया? क्या किसी फोटोग्राफर को भीतर लाए? नहीं, ऐसा वे क्यों करेंगे? क्या आश्चर्य, स्वयं ही खींच लिया। इधर महीनों से बहुत परिश्रम भी तो करते हैं। यदि स्वयं ऐसा चित्र खींचा है तो वस्तुतः प्रशंसनीय कार्य किया है। दूसरा पन्ना उल्टा तो उसमें भी अपना ही चित्र पाया। वह एक साड़ी पहने, आधे सिर तक आंचल डाले, वाटिका में भ्रमण कर रही थी। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, वाटिका भ्रमण। तीसरा पन्ना उल्टा तो भी अपना ही चित्र। वह वाटिका में पृथ्वी पर बैठी हार गूंथ रही थी। यह चित्र तीनों में सबसे सुंदर था, क्योंकि चित्रकार ने इसमें बड़ी कुशलता से प्राकृतिक रंग भरे थे। और चित्र के नीचे लिखा था, अलबेली मालिन। अब विरजन को ध्यान आया कि एक दिन जब मैं हार गूंथ रही थी कि कमलाचरण नील के कांटे की झाड़ी से मुस्कुराते हुए निकले थे। अवश्य उसी दिन यह चित्र खींचा होगा। चौथा पन्ना उल्टा तो एक परम मनोहर सुहावना दृश्य दिखाई दिया। निर्मल जल से लहराता हुआ एक सरोवर था। उसके दोनों तीरों पर जहां तक दृष्टि पहुंचती थी, गुलाबों की छटा दिखाई देती थी। उनके कोमल पुष्प वायु के झोंकों से लचके जाते थे। ऐसा ज्ञात होता था मानो प्रकृति ने हरे प्रकाश में लाल तारे टांक दिए। किसी अंग्रेजी चित्र का अनुकरण प्रतीत होता था। एल्बम के नीचे और पन्ने अभी कोरे थे। विरजन ने अपने चित्रों को फिर देखा और उस स्वाभिमान आनंद से जो प्रत्येक रमणी को अपनी सुंदरता पर होता है, एल्बम को छिपाकर रख दिया। संध्या को कमलाचरण ने आकर देखा तो एल्बम का पता नहीं, हाथों से तोते उड़ गए। चित्र उसके कई मास के कठिन परिश्रम के फल थे और उसे आशा थी कि यही एल्बम उपहार देकर विरजन के हृदय में और भी घर कर लूंगा, परंतु व्याकुल हुआ। भीतर जाकर विरजन से पूछा तो उसने साफ इनकार किया। बेचारा घबराया हुआ अपने मित्रों के घर गया। कोई उनमें से उठा तो नहीं ले गया, पर वहां भी फप्तियों के अतिरिक्त कुछ ना हाथ लगा। निदान जब महाशय पूरी निराश हो गए तो शाम को विरजन ने एल्बम का पता बदलाया। इसी प्रकार दिवस सा आनंद व्यतीत हो रहे थे। दोनों में अंतर था। कमलाचरण प्रेम उन्माद में अपने को भूल गया, पर इसके विरुद्ध विरजन का प्रेम कर्तव्य की नींव पर स्थिर था। हाँ, यह आनंदमय कर्तव्य था। 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह उनके जीवन के शुभ 3 वर्ष थे। चौथे वर्ष का आरंभ आपत्तियों का आरंभ था। कितने ही प्राणियों को संसार की सुख सामग्रियां इस परिमाण में मिलती हैं कि उनके लिए दिन सदा होली और रात्रि दिवाली रहती है, पर कितने ही हतभाग्य जीव हैं जिनके आनंद दिन एक बार बिजली की भांति चमककर सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं। वृजरानी उन्हीं अभागों में से थी। वसंत की ऋतु थी, वायु चल रही थी। सर्दी ऐसे कड़ाके की पड़ती थी कि कुओं का पानी जम जाता। उस समय नगरों में प्लेग का प्रकोप हुआ। सहस्रों मनुष्य उसकी भेंट होने लगे। एक दिन बहुत कड़ा ज्वर आया कि गिल्टी निकली और बीमार चल बसा। गिल्टी का निकलना मानो मृत्यु का संदेश। क्या वैद्य, क्या डॉक्टर, किसी की कुछ न चलती। सैकड़ों घरों के दीपक बुझ गए। सहस्रों बालक अनाथ और स्त्रियां विधवा हो गईं। जिनको जिधर गली मिली भागा। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। कोई किसी का सहायक और हितैषी न था। माता पिता बच्चों को छोड़कर भागे। स्त्रियों ने पुरुषों से संबंध परित्याग किया। गलियों में, सड़कों पर, घरों में जिधर दिखे मृतकों के ढेर लगे हुए थे। दुकानें बंद हो गई, द्वारों पर ताले बंद हो गए। चतुर्दिक धूल उड़ती थी। कठिनता से कोई जीवधारी चलता फिरता दिखाई देता
और यदि कोई कार्यवश घर से भी निकल पड़ता तो ऐसी शीघ्रता से पाँव उठाता मानो मृत्यु का दूत उसका पीछा करता आ रहा है। सारी बस्ती उजड़ गई। यदि आबाद थे तो कब्रिस्तान या शमशान। चारों ओर डाकुओं की बनाई। दिन दोपहर ताले टूटते और सूर्य के प्रकाश में सेंधें पड़ती। उस दारुण दुख का वर्णन नहीं हो सकता। बाबू श्यामचरण परम दृढ़चित मनुष्य थे। ग्रह के चारों ओर मोहल्ले के मोहल्ले शून्य हो गए, पर वे अभी तक अपने घर में निर्भय जमे हुए थे। लेकिन जब उनका साहस मर गया तो सारे घर में खलबली मच गई। गांव में जाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी जी ने उस जिले के कुछ गांव मोल ले लिए थे और मझगांव नामी ग्राम में अच्छा सा घर भी बनवा रखा था। उनकी इच्छा थी कि पेंशन पाने पर यहीं रहूंगा। काशी छोड़कर आगरे में कौन मरने जाए। विरजन ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। ग्राम्य जीवन के मनोहर दृश्य उसके नेत्रों में फिर रहे थे। हरे भरे वृक्ष और लहलाते हुए खेत, हरिणों की क्रीड़ा, पक्षियों का कलरव, यह छटा देखने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। कमलाचरण भी शिकार खेलने के लिए अस्त्र शस्त्र ठीक करने लगे, पर अचानक मुंशी जी ने उसे बुलाकर कहा कि तुम प्रयाग जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रताप चंद्र वहां तुम्हारी सहायता करेगा। गांव में व्यर्थ समय बिताने से क्या लाभ। इतना सुनना था कि कमलाचरण की नानी मर गई। प्रयाग जाने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक मुंशी जी उसे समझाते रहे, पर वह जाने को राजी न हुआ। निदान उनके इन अंतिम शब्दों में निपटारा हुआ, तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं, मेरी मूर्खता है कि उससे लड़ता हूँ। ब्रिजरानी ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। ब्रिजरानी यद्यपि समझती थी कि कमला का ध्यान पढ़ने में नहीं लगता और जब तब यह अरुचि से बुरी न लगती, बल्कि कभी कभी तो उसका भी जी चाहता कि आज कमला का स्कूल ना जाना अच्छा था। उनकी प्रेममय वाणी उसके कानों को बहुत प्यारी मालूम होती। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि कमला ने प्रयाग जाना अस्वीकार किया है और लाला जी बहुत समझा रहे हैं तो उसे और भी दुख हुआ, क्योंकि उसे कुछ दिनों अकेले रहना सहन था, पर कमला पिता का आज्ञा उल्लंघन करे यह सहन न था। माधवी को भेजा कि अपने भैया को बुला लो, और कमला ने जगह से हिलने की शपथ खा ली। सोचता था कि भीतर जाऊंगा तो अवश्य प्रयाग जाने के लिए कहेंगी। वह क्या जाने कि यहाँ हृदय पर क्या बीत रही हैं। बातें तो ऐसी मीठी मीठी करती हैं, पर जब कभी प्रेम परीक्षा का समय आ जाता है तो कर्तव्य और नीति की ओट में मुंह छिपाने लगती हैं। सत्य है कि स्त्रियों में प्रेम की गंध भी नहीं होती। जब बहुत देर हो गई और कमला कमरे में से ना निकला, तब ब्रिजरानी स्वयं आई और बोली, क्या आज घर न आने की शपथ खा ली है। राह देखते देखते आंखें पथरा गई। कमला, भीतर जाते भय लगता है। अच्छा चलो, मैं संग संग चलती हूँ। अब तो नहीं डरोगे। मुझे प्रयाग जाने की आज्ञा मिली है, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। यह कहकर विरजन ने कमलाचरण की ओर आंख उठाई। उनमें अंगूर के दाने लगे थे। कमला हार गया। इन मोहिनी आंखों में आंसू देखकर किसका हृदय था कि अपने हठ पर दृढ़ रहता। कमला ने उसे अपने कंठ से लगा लिया और कहा, मैं जानता था कि तुम जीत जाओगी, इसलिए भीतर न जाता। रात भर में प्रेम वियोग की बातें होती रहीं। बार बार आंखें परस्पर मिलती, मानो वे फिर कभी ना मिलेंगी। शोक किसे मालूम था कि यह अंतिम भेंट है। विरजन को फिर कमला से मिलना नसीब ना हुआ।